जब भी दुनिया में कहीं कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले ध्यान जाता है तेल की कीमतों पर, है ना? लेकिन हाल की घटनाओं का एक ऐसा असर भी है जो तेल से कहीं ज्यादा सीधे हमारी खाने की थाली तक पहुंचता है, और इसकी असली कहानी कहीं और ही छिपी हुई है। तो सवाल यही है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही किसी जियोपॉलिटिकल घटना का हमारे घर के खाने से, हमारी रोटी से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए आज इसी छुपे हुए लिंक को ढूंढते हैं। और इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, तेल में नहीं है। जवाब छिपा है एक ऐसी चीज में जिस पर हमारा ध्यान कम ही जाता है, यानी खेती में इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर या उर्वरक। एक ऐसा संकट जो हेडलाइंस में तो नहीं है, पर उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। तो चलिए इस परत को हटाकर देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। देखिए, खबरों में तो तेल की कीमतें छाई हुई हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक और ज़रूरी चीज़ की सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और ये सीधे सीधे हमारे भोजन से जुड़ा है। और ये खतरा एक नहीं बल्कि कई तरफ से एक साथ आया है। एक तरफ हॉर्मूज जलडमरू मध्य, जो दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है, वहां तनाव चल रहा है। और ठीक उसी समय दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर रूस अपने निर्यात पर रोक लगा देता है। मतलब एक तरह से दोहरी मार। लेकिन इन सब लड़ाइयों का फर्टिलाइजर से क्या लेना देना? इसके लिए हमें थोड़ा सा साइंस में जाना होगा। हमें समझना होगा एनर्जी और खेती के बीच का वो गहरा, वो फंडामेंटल रिश्ता जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। इसे ऐसे समझिए, ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो इसे सीधे हवा से नहीं ले सकते। ठीक वैसे ही जैसे हमें कैल्शियम चाहिए, पर हम सीधे कैल्शियम तो नहीं खाते, हम दूध पीते हैं। फर्टिलाइजर पौधों के लिए वही दूध का काम करता है जो उन्हें जरूरी नाइट्रोजन देता है। और यहीं पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जिसका सबसे कॉमन फॉर्म है यूरिया, वो काम आता है। ये खास तौर पर इसीलिए बनाया गया केमिकल है ताकि पौधों को आसानी से नाइट्रोजन मिल सके। और सच तो ये है कि आज की मॉडर्न खेती इसके बिना अधूरी है। अच्छी पैदावार के लिए ये बेहद जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये यूरिया बनता कैसे है? ये प्रोसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इसकी शुरुआत होती है नेचुरल गैस से। जी हाँ, पहले नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। फिर उस हाइड्रोजन को हवा में मौजूद नाइट्रोजन से मिलाया जाता है, जिससे बनता है अमोनिया। और आखिर में इसी अमोनिया से यूरिया तैयार होता है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात, मतलब अ की टेक अवे ये है, अगर नेचुरल गैस नहीं है तो फर्टिलाइजर भी नहीं है। कनेक्शन इतना सीधा और इतना मजबूत है। नेचुरल गैस की सप्लाई में जरा सी भी रुकावट का मतलब है फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन पर सीधा असर। और अब आप समझ रहे होंगे कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये जो एक कमजोर कड़ी है, यानी नेचुरल गैस पर निर्भरता, अब उसी पर एक साथ कई तरफ से चोट पड़ रही है, जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट स्टॉर्म, वो बन रहा है। जरा देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर पहले होर्मुज़ जल डमरू मध्य में तनाव बढ़ा, फिर चीन ने एक्सपोर्ट रोक दिया, और उसके ठीक बाद रूस ने भी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। एक के बाद एक इन घटनाओं ने पूरे ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में जैसे भूचाल ला दिया। और इस आंकड़े की गंभीरता को समझिए। दुनिया की कुल फर्टिलाइजर सप्लाई का 1/3, मतलब 1/3 हिस्सा उस समुद्री रास्ते से गुजरता है जहां पर अभी तनाव बना हुआ है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को जोखिम में डालने वाली बात है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? हमारी पूरी की पूरी निर्भरता बस कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह गई है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, रूस और कतर। और जब इन सारी जगहों पर एक साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो एक ग्लोबल संकट का बनना लगभग तय हो जाता है। अच्छा, अब इस ग्लोबल संकट को जरा जमीन पर उतार कर देखते हैं, एक देश के नजरिए से, ताकि इसका असली मतलब समझ में आए। और इसके लिए भारत से बेहतर केस स्टडी क्या हो सकती है, जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी खेती पर निर्भर है। यह एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स देखने को मिलता है। भारत दुनिया में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। मतलब इतना ज्यादा बनाने के बावजूद हमारी जरूरतें इतनी हैं कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये तस्वीर इस निर्भरता को और भी साफ कर देती है। देखिए, यूरिया के मामले में तो हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं, करीब 87%, लेकिन दूसरे जरूरी फर्टिलाइजर्स जैसे डीएपी के लिए 60%
और पोटाश के लिए तो हम पूरी तरह मतलब 100% इंपोर्ट पर ही निर्भर हैं। तो इस संकट से हमारे लिए दांव पर क्या लगा है? सबसे पहले तो आने वाली खरीफ की फसल, फिर देश की जीडीपी का वो 16% हिस्सा जो खेती से आता है, और सबसे बढ़कर देश की लगभग आधी आबादी की रोजी रोटी जो सीधे सीधे खेती से जुड़ी हुई है। तो इस बड़े होते संकट को देखते हुए क्या कोई तैयारी की जा रही है? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और ये पूरी सिचुएशन भविष्य के लिए क्या बड़े सवाल खड़े करती है? अच्छी खबर यह है कि सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के कृषि मंत्री के मुताबिक आने वाले सीजन के लिए देश के पास फर्टिलाइजर का पर्याप्त स्टॉक पहले से मौजूद है। तो सरकार का संदेश एकदम साफ है, तैयारी पहले से की गई थी, इसलिए खरीफ सीजन के लिए स्टॉक की कमी नहीं होगी। तो फौरी तौर पर संकट शायद टल गया हो, लेकिन ये पूरी घटना एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमारी फूड सप्लाई की ये जो ग्लोबल चेन है, जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ती है, क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा नाजुक हो गई है कि दुनिया की किसी एक कोने में हुए टकराव से पूरी दुनिया की थाली खतरे में पड़ सकती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।